हेलो डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज अपने सीपीसी का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में। देखो, ये पार्ट जो है हमारा सेक्शन नंबर 36 से स्टार्ट होता है। 36 से लेकर 74 तक हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम सेक्शन 36 को पढ़ रहे हैं। कहता है आदेशों को लागू होना। देखो, इस सेक्शन का मेन मोटिव क्या है, हमें ये बताना कि इस संहिता में जो डिक्रियों के एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रोविजन है, वही सारे प्रोविजन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पर भी लागू होंगे। तो बेरेक्ट की चीजों को हमें न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे कि सीपीसी में जो डिक्री के एग्जीक्यूशन, डिक्री के निष्पादन में जो प्रावधान दिए गए हैं, वह आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होंगे। वह आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होंगे। बस इतनी सी बात हमें सेक्शन में बताई गई है। जो मैंने बताया है आप उतना लिखते हैं तो इनफ है। सिर्फ प्री का क्वेश्चन है, बाकी कोई मेंस का क्वेश्चन इससे नहीं है। देन 37 कहता है डिक्री पारित करने वाले कोर्ट की परिभाषा। यहां से हमारा मेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिक्री पारित करने वाला कोर्ट हम किसे कह सकते हैं। अब देखो क्या कहा, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध ना हो, छोड़ दो। डिक्रियों के एग्जीक्यूशन के संबंध में डिक्री पारित करने वाले कोर्ट के शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत जहां एग्जीक्यूट की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, वहां प्रथम बार का न्यायालय। तो अपीलिएट कोर्ट में जो प्रथम बार का न्यायालय होगा वो कौन होगा, डिक्री पारित करने वाला कोर्ट होगा। और सेकंड, जब प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं है या उसे एग्जीक्यूट करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है, तो वहां वह कोर्ट आता है जो यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है, डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन देने के समय संस्थित किया जाता, तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखता, विचारण करने की अधिकारिता है। मतलब ऐसा कोई कोर्ट जिसके पास अब जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला कोर्ट जो अगर उस टाइम पे होता तो हम उसी के पास केस इंस्टीट्यूट करते, तो बाद वाला कोर्ट भी यहाँ पे क्या समझा जाएगा, डिक्री पारित करने वाला कोर्ट समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, काम का नहीं है। देन आ जाइए इसी पार्ट 2 का, जो पार्ट 2 अपने एग्जीक्यूशन का पढ़ रहे हैं, उसी का सेकंड चैप्टर कहते हैं वे कोर्ट जिनके द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकेंगी। अब वह कोर्ट जिसके द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकेंगी, एरो करके लिखो, एरो करके लिखो, जिसे निष्पादन के लिए भेजी गई है, जिसे निष्पादन के लिए भेजी गई है, वह उसका निष्पादन करेगा। वह उसका निष्पादन करेगा। कि डिक्री या तो उसे पारित करने वाले कोर्ट द्वारा या जिसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है उसे वो एग्जीक्यूशन कर सकेगा। अब डिक्री किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जा सकेगी, एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो कोर्ट ने डिक्री दे दी है वो डिक्री किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी। तो 2 बातें लिख लो, नंबर 1 जिसने उसे पारित किया है, जिसने उसे पारित किया है, और नंबर 2 जिसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, जिसे निष्पादन के लिए भेजी गई है। जो मैंने अभी लाइन बताई है वही लिख दीजिए नंबरिंग लगा के। देन आ जाइए सेक्शन नंबर 39, कहता है डिक्री का ट्रांसफर। देखो, जरूरी नहीं है कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिस कोर्ट ने डिक्री दी, वही उसका एग्जीक्यूशन करवाए।
एक कोर्ट डिक्री पारित करता है तो एग्जीक्यूशन के लिए मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिविल कोर्ट हूं, अगर मैंने कोई डिक्री पारित की है तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट मैं नहीं करवाऊंगी, मेरे पास ये पावर है कि चाहे तो मैं दूसरे वाले कोर्ट को उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए ट्रांसफर भी कर सकती हूँ। अब कहता है कि डिक्री पारित करने वाला कोर्ट डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। अब डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए जब हम किसी दूसरे कोर्ट को डिक्री भेज रहे हैं तो एप्लीकेशन कौन करेगा? प्री का क्वेश्चन, डिक्रीदार। डिक्रीदार कौन? जिसके फेवर में डिक्री आई है, जिसके पक्ष में डिक्री आई है, वो कोर्ट से क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा कि डिक्री जो है एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जाए। कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिक्री पारित की गई है ऐसे अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, काम करता है, अभिलाप के लिए काम करता है, तो डिक्रीदार एप्लीकेशन करेगा कि भाई आपने सर डिक्री तो दे दी लेकिन इसका एग्जीक्यूशन तो करवाओ। तो फिर जिसने डिक्री पारित की है वो कोर्ट उस दूसरी जगह जहां वो दूसरा डिफेंडेंट रहता है उसके पास भेजेगा और उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा। या फिर सेकंड क्लॉज कहता है यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पारित करने वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य कोर्ट की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, तब हम डिक्री का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेकंड में लिखो, जब संपत्ति किसी अन्य न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में हो, किसी अन्य कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हो, तब हम क्या करवा सकते हैं? डिक्री का ट्रांसफर करवा सकते हैं। थर्ड कहता है यदि डिक्री उसे पारित करने वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स के बाहर स्थित कोई स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है तब हम डिक्री का ट्रांसफर करवा सकते हैं। फोर्थ कहता है यदि डिक्री पारित करने वाला कोर्ट किसी अदर रीजन से, जिसे वह लेखबद्ध करेगा, विचार करता है कि डिक्री का एग्जीक्यूशन अन्य कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं? डिक्री का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिक्री का ट्रांसफर की एप्लीकेशन डिक्री होल्डर लगाएगा और यहाँ पे हमें 4 ऐसे रीजन दे दिए कि जब प्रॉपर्टी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अदर ज्यूरिसडिक्शन में है, जब प्रॉपर्टी को सेल करना है अदर ज्यूरिसडिक्शन में है, या कोई अदर रीजन है, तब भी हम क्या करवा सकते हैं? डिक्री का ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी अदर ज्यूरिसडिक्शन में। सबसेक्शन 2 कहता है कि डिक्री पारित करने वाला कोर्ट प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकेगा। तो यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं तो हम किसको भेजेंगे? किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेजेंगे। लिखो, अधीनस्थ न्यायालय को भेजना। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं इस धारा के पर्पस के लिए किसी कोर्ट को सक्षम अधिकारिता वाला कोर्ट समझा जाएगा यदि उस कोर्ट को डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे कोर्ट को उस बात का विचारण करने की अधिकारिता होती है जिसमें डिक्री पारित की गई थी, तो हम सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट को डिक्री का ट्रांसफर करने के लिए भेज देंगे। और सबसेक्शन 4 कहता है इस धारा की बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह कोर्ट जिसने डिक्री पारित की है अपने ज्यूरिसडिक्शन के लोकल लिमिट्स के बाहर ऐसी डिक्री को किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है। तो यहाँ पे इस सेक्शन हमें सिंपल ये बताता है कि हमारे पास ये पावर है कि अगर हमने डिक्री पारित कर दी तो हम एग्जीक्यूशन करवाने के लिए किसी अदर कोर्ट के पास भी उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 40। कहता है किसी अन्य राज्य के कोर्ट को डिक्री का अंतरण कि अगर एक स्टेट ने कोई डिक्री पारित की है और उसका एग्जीक्यूशन हमें किसी अदर स्टेट में करवाना है तो क्या हम करवा सकते हैं? यस, करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, राजस्थान के किसी सिविल कोर्ट ने डिक्री दी, एग्जीक्यूशन करवाना है कहां पर? गुजरात में। तो यहाँ पर गुजरात वाले सिविल कोर्ट को हम एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं या मैटर को भेज सकते हैं। जहां डिक्री
किसी अन्य कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जाती है, वहां वैसे कोर्ट को भेजी जाएगी या एग्जीक्यूट की जाएगी जो उस राज्य में प्रवर्तन नियमों द्वारा विहित किया जाएगी। सीपीसी के अकॉर्डिंग उस गुजरात में कौन सा सिविल कोर्ट है जो एग्जीक्यूशन करवाएगा, तब हम उसी कोर्ट को, उस स्टेट के उसी कोर्ट को हम डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। देन 41 कहते हैं एग्जीक्यूशन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना, कि वो कोर्ट जिसे डिक्री ऐसे एग्जीक्यूशन के लिए निष्पादित करने में असफल रहता है, वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियां प्रमाणित करेगा। तो लिखो जब कोर्ट निष्पादन करने में असफल रहेगा, निष्पादन करने में असफल रहेगा, तब कारण लेखबद्ध करने होंगे। कारण लेखबद्ध का मतलब लिखने होंगे, लेखबद्ध करने होंगे। तो जब आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा पा रहे हो तब आपको रीजन बताना पड़ेगा कि मैं एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करवा पा रहा। तो यहाँ पे अपनों ने सेक्शन नंबर 36 से लेकर और 41 तक इन सेक्शंस को डिस्कस किया है। यहाँ से इतने जो सेक्शन अभी हमने पढ़े हैं, इसमें ऐसा कोई भी सेक्शन हमारा बड़ा मेंस का मेजर क्वेश्चन नहीं है। 2 नंबर के मेंस के आ सकते हैं और बाकी सारे सेक्शन हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 42 नेक्स्ट क्लास में, अंतरित डिक्री के निष्पादन में कोर्ट की पावर। अब हमने जो मैटर एग्जीक्यूशन करवाने के लिए दूसरे कोर्ट को भेजा है, अब दूसरे वाले कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है, कैसे मैटर को हैंडल करेगा, उसकी पावर हम इस सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने शॉर्ट में बता रही हूँ साथ के साथ लिखते जाओ, ताकि जब आप रिवीजन करो तो चीजें आपको इजीली समझ आ जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।